बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। ना हो परेशान, खेती बाड़ी है आसान, बस समय का रखना है आप सबको ध्यान, तभी तो आप बनेंगे एक सफल किसान। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सुखाड़ प्रभावित किसानों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना देगी राहत। बरसात के मौसम में गायों को बचाएं दस्त की समस्या से। हिल पर बीज की बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिवलर। इस वर्ष बारिश की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण राज्य के कई जिलों में जैसे साहिबगंज, चतरा, पाकुड़, पलामू और देवघर इत्यादि क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति बन रही है। इस स्थिति में राज्य सरकार ने सुखाड़ से प्रभावित किसानों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना के जरिए लाभ पहुंचाए जाने की घोषणा की है। बेहतर फसल उत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक हम सभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी में मौजूद उर्वरक तत्वों का सही ज्ञान होगा। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्वों का सही प्रतिशत मान का पता चलता है। साथ ही मिट्टी की अम्लता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिससे हम उचित खाद, उर्वरक, मृदा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों की खेती करने वाले कृषक इस समय बैगन की फसल लगा सकते हैं। बैगन की अच्छी उपज पाने के लिए स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली, साथ ही शंकर किस्म, स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण मोहित नामक प्रभेद अच्छी मानी जाती है। बैगन के ये प्रभेद मुरझा रोग रोधी होते हैं। इन किस्मों के लगाकर किसान निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण मोहित ये नाम है बैगन के उन्नत प्रभेदों के। बैगन के इन प्रभेदों के 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल बैगन प्राप्त किया जा सकता है। बरसात के मौसम में गायों में दस्त की समस्या होती है। संभवतः ये समस्या हरा चारा के अधिक सेवन के कारण हो सकता है। हरे चारे में पानी की ज़्यादा मात्रा के साथ विषाणुओं का प्रवेश गायों के शरीर में हो जाता है, जिससे दस्त की समस्या मवेशियों में हो सकती है। इससे बचने के लिए हरे चारे को थोड़ा सुखाकर मवेशियों को खिलाना चाहिए। ताज़ा और स्वच्छ पानी देना चाहिए। नाले, गंदे तालाबों इत्यादि का पानी नहीं पीने देने से बचना चाहिए। हील पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिवलर नामक किसी उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिवलर। यह उपकरण हील पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3500 हील पर बुआई की जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो, इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लें। साथ ही दोनों डोज लेने के बाद टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं।
अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। पूरी दुनिया में हमारे देश को कृषि प्रधान देश माना जाता है क्योंकि यहाँ भारी संख्या में लोग कृषि कार्य करते हैं। यहाँ के लोग खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी बखूबी करते हैं। पशुपालन में गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और आजकल लोगों का रुझान बतख पालन की ओर भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है क्योंकि बतख में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है जो हमारे हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए आजकल मार्केट में इसका डिमांड भी काफ़ी बढ़ गया है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि बतख पालन से होने वाले फ़ायदे के बारे में। मुर्गियों के मुकाबले बत्तखों का पालन आसान और सस्ता है। यही वजह है कि वर्तमान समय में काफ़ी लोगों का रुझान बत्तख पालन की तरफ बढ़ रहा है। धान की खेती और मछली पालन करने वाले किसानों के लिए बत्तख पालन अतिरिक्त आय का जरिया है। अगर आप सही तरीके से बत्तख पालन करते हैं तो आमदनी में काफ़ी इजाफा हो सकता है। बत्तख एक कठोर जीव है और किसी भी वातावरण में खुद को ढाल लेती है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त अनुसंधान केंद्र पलांडू में उपस्थित हैं। मेरे साथ डॉक्टर रीता कमल जी उपस्थित हैं जो बतख पालन के बारे में विस्तृत तरीके से बताएंगे। आखिर में बतख पालन का कैसे ध्यान रखा जाए, इसकी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बतख पालन की झारखंड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ क्या संभावना है? बतख पालन अगर झारखंड के संदर्भ में हम बात करते हैं तो जैसे कि हमारी सबसे पहली ज़रूरत होती है किसानों की, पहले हम चाहत जानते हैं।
कि अगर वो बतख पालना चाहते हैं तो उनका पर्पस या मोटो क्या है। क्या वो मांस के लिए पालना चाहते हैं बतख या अंडे के लिए। तो पहले तो ये दो बातों का ध्यान रखना है कि उन्हें किस पर्पस के लिए बतख पालना है। अगर वो अंडे के लिए पालना चाहते हैं तो वो खाकी कैम्बल, जो कि हमारे झारखंड के कंडीशन में काफ़ी उपयोगी होगी, और अगर वो मीट के लिए पालना चाहते हैं तो वाइट पैकिन। ये जो बतख की दो नस्लें हैं, जैसे मैंने कहा खाकी कैमल अंडे के लिए और मांस यानी मीट के लिए आप वाइट पैकिन पाल सकते हैं। और ये जो भी दो बतखें पालने के जो भी नियम है वो दोनों के लिए एक बराबर हैं। आप अगर उसे वैज्ञानिक तरीके से पालते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदे मिल सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि बत्तख के खाने पीने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। सिर्फ 1/4 एकड़ पोखर में 20-25 बत्तखें पाली जा सकती हैं। बत्तखें 2 साल तक अंडे देती हैं। नए चूज़ों को अलग रखकर बत्तखों के समूह बनाए जा सकते हैं ताकि हर 5-6 महीने पर अंडा व मीट देने वाली बत्तखें लगातार तैयार होती रहें। पहली बात, अगर आप सबसे शुरुआत जब हम करते हैं, अगर किसी किसान को बतख पालन करना है तो वो बतख लाने से पहले उसके रख रखाव यानी कि उन्हें कहाँ रखना है उसके बारे में जान ले। उन्हें एक ऐसा घर देना है जो साफ़ सुथरा और जो पानी से दूर हो। पानी से दूर होने का तात्पर्य यह है कि पानी से वो प्यार तो करते हैं लेकिन उनके घर के अंदर पानी का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बतख को हम रखते हैं, बतख को ख़ास तौर पे आप इंटीग्रेटेड मोड में भी रख सकते हैं। इंटीग्रेटेड मोड यानी कि मछली के साथ। अगर आप मछली के साथ बतख पालन करते हैं तो काफ़ी हद तक फ़ायदा आपको मिल सकता है, क्योंकि बतख के जो नेचर होते हैं कि वो जो पानी के ऑक्सीजन है उसके लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे कि मछलियाँ अगर उस पानी के अंदर पल रही है तो वो काफ़ी अच्छे से अपना ऑक्सीजन ले सकती है। तो क्या हम बतख को जब भी इंटीग्रेटेड मोड में रखते हैं तो पानी के जस्ट ऊपर हम उसका घर बनाते हैं ताकि उसके जो भी ड्रॉपिंग्स हैं वो पानी में चले जाएं। दूसरे, अगर हम इंटीग्रेटेड मोड में नहीं बनाते हैं और अलग तरीके से उसे पालना चाहते हैं, ये केवल अंडे के लिए या मांस के लिए, तो उनका घर जो है एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां पानी का जमवाड़ा कम हो। जो डायरेक्शन होगी वो आपकी ईस्ट वेस्ट होगी। पूरब का जो सूरज का रोशनी है उनके घर पे सुबह पहले पड़े ताकि सफाई काफ़ी अच्छे से हो सके। जो खान पीन के बर्तन हैं उनके घर के अंदर वो हमेशा साफ़ रहें। घर के किनारे चूने का छिड़काव हमेशा करते रहें। घर में हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखें। जैसे एंटीवायरल जो भी हमारे पाउडर हैं उसका स्प्रे महीने में 2 से 3 बार ज़रूर करवाएं घर के अंदर। अब तो ये बातें हो गई आपकी लाने से पहले घर की तैयारी की। अब हमें बतख कहाँ से लाना है ये क्वेश्चन आता है। तो बतख आप ऐसी जगह से ले जहाँ पे उन्हें प्रॉपर वैक्सीनेशन दी जा चुकी है और वो काफ़ी जो भी जिस माँ से वो जन्मी बतखें हैं वो स्वच्छ और तंदुरुस्त हों। उसकी जो जब आप लाएं डकलिंग, जैसे हम 1 महीने के उम्र में लाते हैं, मैं जब भी बतख लाएं तो 1 महीने के उम्र पे ही लेके आएँ, क्योंकि 1 महीने के उम्र तक उसे ब्रूडर हाउस में रखा जाता है। क्योंकि जब फार्मर्स हमारे घर अपने घर लेके आते हैं तो वो 1 महीने का जो पहला ब्रूडिंग सिस्टम है वो नहीं दे सकते। इसीलिए जब भी बतख लाएं तो 1 महीने के उम्र के बाद लाएं ताकि उन्हें आपको एक्सटर्नल टेम्परेचर देने की ज़रूरत ना पड़े। खाकी कैम्पेबल भूरे रंग की व छोटी होती है। यह बत्तख 300 तक अंडे देती हैं। वाइट पेकन बत्तख ब्रॉयलर यानी मांस के लिए होती है। यह काफ़ी बड़ी होती है और गांव कस्बों में आसानी से पाली जा सकती है। यह बत्तख अंडे कम देती है लेकिन मांस के लिए इसकी बढ़वार ज़्यादा तेज होती है। दाना देते समय ये बातें का ध्यान रखना ज़रूरी है कि दाना जो है वो पानी में भिगोया होना चाहिए, क्योंकि बत्तख सूखा खाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको चॉकिंग हो जाती है। और इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि बत्तख जब खाना खाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर या अपने ऊपर छीट कर खाते हैं। और जब कोई भी इंसान अगर अचानक से उसके खाते समय जाता है तो वो भागना शुरू करते हैं। उस भागने के प्रक्रिया के समय क्या होता है कि पंखे जो बत्तख के पंख होते हैं वो भींगे हुए रहते हैं और भींगने के कारण वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकती। तो जो बत्तख बहुत तंदुरुस्त होती है वो भागते भागते उस छोटे बत्तख जो दब जाते हैं उस पर चढ़ जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि मॉर्टेलिटी परसेंटेज जो है डकलिंग में बढ़ जाती है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका ध्यान देना चाहिए।
दूसरा मैं बता रही हूँ दवाई, जो मैंने कहा एंटी स्ट्रेस इलेक्ट्रोलाइट आपको पीने के पानी में आने से पहले देने हैं। ये 3 दिन तक देना है। 3 दिन के बाद आप 1 दिन का गैप करना है। उसके बाद आप उसे एंटी कॉक्सीडियल यानी कि एक दवा आती है एम्प्रोलियम प्रिवेंटिव कॉक्सीडिया की, जो कॉक्सीडिया से बचाने के लिए हम उसे देते हैं। इसे भी हम 3 दिन तक देंगे, फिर हम 1 दिन का गैप लेंगे, फिर उसके बाद हम उसे जो है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलाएंगे, फिर हम 1 दिन का गैप लेंगे, फिर हम उसे डीवॉर्मर का जो है ट्रीटमेंट चलाएंगे। ये सारी प्रक्रिया जो है ये रेगुलर रूटीन में आती है, जो कि हमें हमेशा ध्यान रखना है। टीकाकरण की बात करें तो जो 2 बीमारियां हैं, डक कॉलरा और डक पैस्चुरिलोसिस, ये जो डक प्लेग एंड डक कॉलरा, ये जो 2 बीमारियां हैं ये बतख में काफ़ी जानलेवा है। अगर एक को भी हुआ तो सारे फ्लॉक के रातों रात मारे जा सकते हैं। इसीलिए इसी की जो वैक्सीनेशन है उसे हम सही समय पे करना है। तो जैसे हम डक कॉलरा की बात करें तो डक कॉलरा का जो वैक्सीनेशन टाइम है आप उसे 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने की उम्र में देना है। सबक्यूटेनियसली आप उसके चमड़े में वो इंजेक्शन पड़ता है। फिर उसके बाद अगर हम डक प्लेग की बात करें तो डक प्लेग जो है 8 से 12 हफ्ते के बाद हम उसको दे सकते हैं। 8 से 12 हफ्ते की उम्र में अगर एक बार दे रहे हैं तो दूसरा जो वैक्सीनेशन है वो 1 से 3 महीने के बीच में आप दे सकते हैं। तो ये जो 2 वैक्सीन आपने जब क्वेश्चन किया झारखंड के संदर्भ में, तो ये जो फील्ड लेवल पे हमने जो देखा है ये 2 जो डक कॉलरा और डक प्लेग ये काफ़ी पाया गया है। तो इसे रोकने का एक ही तरीका है, साफ सफाई और वैक्सीनेशन। तो अभी आपने देखा बतख पालन से होने वाले फ़ायदे के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है खरीफ मक्का की खेती कैसे करें और उसकी देखभाल कैसे करें। भारत में गेहूं के बाद सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है मक्का। मक्का की खेती तीनों ऋतु में की जाती है, खरीफ, रबी और जायद। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि खरीफ मक्का की खेती कैसे करें और उसकी देखभाल कैसे करें। जोहार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं अभिषेक। किसान भाइयों, आप सबों को इस कार्यक्रम के माध्यम से देखते आ रहे हैं कि कृषि से संबंधित एवं पशुपालन से संबंधित जानकारियां विशेषज्ञों के द्वारा। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं ICAR पलांडू और आज का हमारा विषय है खरीफ मक्का की खेती एवं देखभाल। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर P भावना मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में मैडम। नमस्कार मैडम। अगर हम खरीफ मक्का की बात करें तो उसकी मिट्टी की तैयारी कैसे करें मैडम? खरीफ का मकाई जो है आपको मई का लॉस से शुरू हो जाता है। इसका जो सोइंग जो है मई का लॉस से लेके अगस्त के लॉस तक चलता है और इसका जो हार्वेस्टिंग जो है आपको दिसंबर तक चलता है। तो इसमें आपको अभी अगस्त के महीना में भी आप खरीफ का मकाई का सोइंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा धान जो है पानी के कमी के वजह से अभी जो फेल हो गया है, तो तुरंत अपना जो किसान भाई जो है खरीफ का मकाई के लिए तैयारी शुरू कर सकता है। इसमें आपको पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसमें आपको जो मेड और जो रिज एंड फरो मेथड जो बोलते हैं वैसे आपको खेत तैयारी करना पड़ेगा। और अपना खेत तो एक बार जुताई अच्छा से करना होगा और जुताई करते समय ही आपको 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का आपका जो अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद जो है डालना होगा। और उसके साथ क्योंकि झारखंड का मिट्टी आम्लीय मिट्टी है, आपको लगभग 4 से 5 क्विंटल जो एग्रीकल्चर चूना जो मार्केट में मिलता है इसको भी डाल के अच्छा से खेत का जुताई करना है। तब आपको रिज और फरो मेथड में जो मेड बनाते हैं उसको बनाना है। जैसे स्पेसिंग इसका है लगभग 60 to 70 माने 60 से 70 सेंटीमीटर एक मेड के बीच में दूसरे मेड के बीच में आपका स्पेसिंग रहेगा। और पौधा के दूरी होगा लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर दूरी होगा। और जो NPK जो हम लोग बेसल डोज जो डालते हैं इसका रेशियो आपको रहेगा 120 नाइट्रोजनी का रेशियो रहेगा और 60 जो फॉस्फोरस का रहेगा और पोटैश जो है लगभग 90 का रेशियो रहेगा। इसके साथ नाइट्रोजनी को जो है आप 3 हिस्से में बांटना होगा। जो है 1/3 डोज जो है वो पहले बेसल डोज में फॉस्फोरस और पोटैश के साथ ही डालना है। और जिंक सल्फेट भी अगर 25 kg प्रति हेक्टेयर डालेंगे तो जिंक का कमी जो मकाई में दिखता है वो भी हम लोग कम कर सकते हैं। ये सब बेसल डोज में आपको डाल के हमारा खेत का तैयारी करना चाहिए। अगर झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो कौन सा खरीफ फसल का किस्म
ज़्यादा बेहतर है झारखंड के किसानों के लिए? जैसे मकाई में आपको तरह तरह का मकाई है, आप तो जानते हैं। नॉर्मल मकाई जो हम लोग खाते हैं वो एक हो गया, और स्वीट कॉर्न एक हो गया, मीठी मकाई जो बोलते हैं, और उसके बाद बेबी कॉर्न हो गया, फिर पॉपकॉर्न हो गया, तरह तरह का है। तो आप चुन सकते हैं जो आपका जो मार्केट क्या है उसके अनुसार आप कौन सा मकाई डालना चाह रहे हैं, उसके अनुसार आपको वैरायटी भी चुनना पड़ेगा, क्योंकि हर एक टाइप के लिए हर एक वैरायटी डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आप नॉर्मल में जाएंगे तो हमारा जो कॉम्पोजिट वैरायटीज़ है, जैसे विवेक कॉम्पोजिट हो गया है, फिर QPM का भी अच्छा आ रहा है, HQPM एक हो गया, HQPM 1 एक हो गया है, फिर बिरसा मकाई एक हो गया है, फिर बिरसा विवेक मकाई एक हो दो नंबर का हो गया। ये सब कॉम्पोजिट मकाई है, माने संकुलन किस्म बोलते हैं। इसमें 5-6 डिफरेंट जीनोटाइप्स रहता है। जैसे हाइब्रिड में है तो आपको मालूम है, हाइब्रिड में तो HQPM करके एक है, ये लगभग आपको 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर आपको उपज देता है। और जो कॉम्पोजिट जो संकुलन किस्म जो मैंने बोली ही, इसके लिए आपको लगभग 4 टन प्रति हेक्टेयर आपको इसका यील्ड मिलेगा आपको। अगर मैडम हम खरीफ मक्के की बात करें तो उसमें जो रोग होते हैं और कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं और इससे कैसे किसान भाई बचें? हाँ, इसमें क्योंकि खरीफ में आपको मौसम भी ऐसे है, पानी का आता है जाता है, इसमें कीट और रोग भी बहुत होता है और खरपतवार भी होता है। तो ये आप पहले से ही आपको सावधान रहना चाहिए। जैसे आपका जो बीज का बुआई करते हैं, बीज का जो सोइंग करते हैं, उसको आपको पहले सीड ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि हमारा जो फंगल डिसीजेस है इससे बचाने के लिए हम लोग थायराम का सीड ट्रीटमेंट देना चाहिए। और अगर मिलेगा तो एजोस्पाइरिलम का भी एक बैक्टीरिया है, इन नाइट्रोजनी फिक्सिंग करता है, इसको भी आप बीज में उपचार करके डालेंगे तो हमारा क्रॉप ग्रोथ जो है अच्छा आएगा और ये जो रोग सहन भी रहता है। और कुछ किस्म भी है, जैसे आपका जो विवेक कॉम्पोजिट जो है ये कुछ रोग के लिए सहनशीलता है, तो इस टाइप का वैरायटी भी आपको चुनना चाहिए। और इसके बाद हम लोग जाएंगे तो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो है आपको हर 10 दिन में आपको स्प्रेइंग करेंगे और जो पोषक तत्व भी आपको सही समय पे देंगे, तो आपका जो मकाई में जो है वो रोग सहनशीलता ऐसे ही ज़्यादा रहता है। और अभी हम कीट के बारे में बात करेंगे तो कीट में बहुत सारा कीट है, मगर एक जो कीट है अभी रिसेंटली आया है वो फॉल आर्मी वॉर्म करके बोलता है। एक पीलू है, ये डिफरेंट स्टेजेस में रहता है। अगर आपका पीलू छोटा है तो छेद बहुत छोटा रहता है, छेद अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपका पीलू जो है बढ़ गया है। तो इसके अनुसार आपको जो दवाई है स्प्रे करना चाहिए। आप फील्ड प्रिपरेशन के टाइम में ही आपका जो खेत का जुताई होता है उसी में है आपको जो नीम का जो केक मिलता है, इसको जुताई के टाइम में ही मिट्टी में अच्छा से मिलाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो प्यूपे जो रह जाता है मिट्टी में ये सब मर जाता है। और जो समर प्लाउइंग में भी आपका जो सॉइल जो बाहर प्यूपे जो एक्सपोज हो जाता है उसमें भी मर जाता है। और इसके साथ फेरोमोन ट्रैप जो मिलता है इसके लिए अलग से मिलता है फॉल आर्मी वॉर्म के लिए, तो ये पहले से ही आपको फेरोमोन ट्रैप रखना चाहिए। और जो चिड़िया बैठता है वो जो बर्ड परचेस जो बोलते हैं वो भी रखना चाहिए ताकि वो पीलू उठा के खाएं। और इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप डिफरेंट स्टेजेस में देखना है तो हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। स्पाइनोसाइड करके एक दवा है, स्प्रे कर सकते हैं। एम्पिलिगो करके है, वो भी स्प्रे कर सकते हैं। मैक्टोबेंजोएट है, ये भी स्प्रे करना है। आपको रिपीटेडली एक ही दवा नहीं स्प्रे करना है, 10 दिन के अंतराल में दवा को चेंज करके स्प्रे करना है, तब आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इससे भी अगर नहीं मर रहा है तब आप पॉइजन बेटिंग जो बोलते हैं उसको रखना है। जो गुड़ और जागरी जो बोलते हैं, गुड़ जो बोलते हैं उसको मिला के दवा में मिला के, थायोमेडाइन दवा में मिला के आप इसको बेट के रूप में लगा सकते हैं। और जो डिसीज़ जो है शीट ब्लाइट जो डिसीज़ जो है, जो पत्ता में और जो मकाई का जो ऊपर का जो कॉप का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसके ऊपर भी धब्बे आते हैं, तो इसके लिए भी आपको स्प्रेइंग करना पड़ेगा। कार्बनडिजम और कार्बनडिजम आपको स्प्रेइंग करना पड़ेगा। इसको आपको रिपीटेडली जैसे सिम्टम बढ़ता जाएगा उसके अनुसार आपको स्प्रेइंग का शेड्यूल भी प्लान करना चाहिए। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी?
आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी है कोई जानकारी हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।